हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि ठीक होंगे। आइए आज के वीडियो में हम लोग आर्ट्स एकेडमी बाय सुरेश कुमार के अंतर्गत मानव भूगोल के मूल सिद्धांत कक्षा 12वीं कक्षा 12वीं अर्थात आप लोगों में से जो बच्चा आर्ट्स फैकल्टी के अंतर्गत ज्योग्राफी अर्थात भूगोल विषय रखे होंगे तो निश्चित तौर पे मेरे साथ इस वीडियो में आप जुड़ सकते हैं और वार्षिक परीक्षा वार्षिक परीक्षा 2026 आर्ट्स फैकल्टी के अंतर्गत आप इसका तैयारी कर सकते हैं। तो आइए हम लोग आर्ट्स एकेडमी के अंतर्गत चैप्टर 1 अध्याय 1 मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र को इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक अध्ययन, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, वेट जस्ट सेकेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक अध्ययन, एक मिनट वेट कीजिएगा, गेट अस कुछ, हाँ, तो एक अध्ययन के क्षेत्र के रूप में भूगोल समाकलनात्मक और अनुभावी एवं व्यवहारिक भूगोल है। सबसे पहले हम लोग भूगोल को जानेंगे, ये भूगोल क्या होता है। जैसे कि आप लोग पहले से जानते हैं कि भूगोल जो है, भूगोल दो शब्दों के मेल से बना है। पहला भू, भू और दूसरा गोल, दूसरा गोल। भू मतलब धरा या धरती और गोल मतलब, भू मतलब पृथ्वी और गोल मतलब जुगोल, अर्थात धरा का गोल होना भूगोल कहलाता है। भूगोल का शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था, इरेटोस्थनीज ने किया था। या फिर आपसे पूछ दिया जाए भूगोल का पिता, तो भूगोल का पिता जो है इरेटोस्थनीज को ही कहा जाता है। भूगोल का पिता भी इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। भूगोल का पिता इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पेज में आइए और इसमें हम चीजें को बारीकी से देखेंगे और एक एक पॉइंट को आप लोगों को इसमें कवर करना है। यहाँ पर देखिए, समग्रता भौतिक और मानवीय दोनों परिघटनाओं का एक वर्णन, मानव शरीर की रचना, विज्ञान से प्रतीकों को प्रयोग करते हुए रूपकों के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? भूगोल का प्रयोग किया जाता है। मानव प्रतीकों के रूप में भूगोल का प्रयोग किया जाता है। मानव भूगोल की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है रैटजेल। तो रैटजेल का कहना है मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच जो है संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। रैटजेल का कहना है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन है। सबसे पहले हम लोग भूगोल की बात करेंगे तो भूगोल जो है ये दो भागों में बट जाता है। पहले दो शब्द में बटा हुआ था, भू प्लस गोल, और ये दो भागों में बट रहा है। एक होता है भौतिक भूगोल, एक होता है भौतिक भूगोल और दूसरा होता है इसका, दूसरा पहला हो गया भौतिक भूगोल, जस्ट अ सेकेंड, और दूसरा हो गया, पहला हो गया भौतिक भूगोल और दूसरा होता है मानव भूगोल। मानव भूगोल, ये दोनों जो है मानव भूगोल और भौतिक भूगोल, ये भूगोल का ही अंश है। तो रैटजेल महोदय, तो यहाँ पर आइए एक पेज ले लेते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि भूगोल जो होते हैं वो दो चरणों में बटा हुआ रहता है। भूगोल दो पार्ट्स में बंधा रहता है। पहला होता है भौतिक भूगोल। आप लोगों के पास अगर नोट होंगे तो नोट ओपन करके इसको लिख सकते हैं, भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल। उसके बाद दूसरा होता है मानव भूगोल, मानव भूगोल, मानव भूगोल।
तो इसी मानव, जैसे भौतिक भूगोल की बात करें तो इसमें बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे वो भू आकृति विज्ञान, आगे पढ़ाई करेंगे आप लोग, भू आकृति विज्ञान, जलवायु, क्लाइमेटोलॉजी, उसके बाद समुद्र विज्ञान, इस तरह से भूगोल का ये सब पार्ट्स हो जाता है। लेकिन मानव भूगोल के बारे में रेटजेल महोदय कहता है, रेटजेल महोदय कहता है, तो रेटजेल महोदय कहता है कि धरातल, मान लीजिए धरातल और इस पे रहने वाले मनुष्य, इस पे रहने वाले मनुष्य, इन दोनों के बीच का संबंध जो होता है वो मानव भूगोल को संदर्भित करता है। रेटजेल जो थे ये अमेरिका के निवासी थे। आपसे पूछ सकता है कि रेटजेल कहाँ के निवासी थे, किस देश के निवासी थे, तो आप लोगों को ध्यान रखना है रेटजेल जो थे वो कहाँ के निवासी थे, अमेरिका के। इस बात को याद रखिएगा कि अमेरिका के निवासी रेटजेल थे। उसके बाद रेटजेल की जो शिष्या थी, रेटजेल की शिष्या कुमारी शैम्पूल थी, कुमारी शैम्पूल, कुमारी शैम्पूल। उसके बाद रेटजेल को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। मानव भूगोल का पिता, मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, मानव भूगोल का पिता रेटजेल को कहा जाता है। याद रखना है इस बात को, मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, रेटजेल को। नोट करते जाइएगा अगर नोट करना चाहेंगे तो। वैसे तो पीपीटी इसका आपको मिल ही जाएंगे, पीडीएफ इस सब का आपको मिल ही जाएंगे। जस्ट अ सेकेंड वेट कीजिएगा थोड़ा, एक मिनट, थोड़ा मैं इसका फोन बड़ा कर लेंगे। हाँ चलिए, अब हम पिछली पेज पर पुनः जाएंगे। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख चुके हैं इसके बारे में, रेटजेल के बारे में। इस कॉलम में हम लोग देख रहे थे रेटजेल के बारे में। उसके बाद एक अन्य विद्वान के अनुसार, अभी बताए थे आप लोगों को, रेटजेल की जो शिष्या थी वो कौन थी, रेटजेल की शिष्या शैम्पूल। तो कुमारी शैम्पूल का कहना क्या है, सो देखिए आप लोग इसमें कुमारी शैम्पूल का, कुमारी शैम्पूल यहाँ पर देख सकते हैं, एलन सी शैम्पूल या कुमारी शैम्पूल बोल सकते हैं। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। जैसे पृथ्वी जो आप लोगों को सबको पता होगा, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की दिशा में घूमती है, पृथ्वी पश्चिम से पूरब दिशा में घूम रही है और इस पर मानव कुछ न कुछ वर्क कर रहा है, लगातार वर्क है। इन दोनों के जो संबंध है, इन दोनों के बीच जो क्रियाकलाप है, इन दोनों के संबंध का अध्ययन जो है मानव भूगोल कहलाता है। कौन कर रही है, ये रेटजेल की शिष्या कुमारी शैम्पूल कर रही है। सैंपल की परिभाषा में संबंधों का जातीयात्मक मुख्य शब्द है, अर्थात अगला जो है एक अन्य विद्वान पॉल विडाल डी लावलास, पॉल डी लावलास कह रहा है, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों का अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना जो है वो भूगोल कहलाता है। अर्थात हमारी जो पृथ्वी है, धरती है, और इस पर इसको नियंत्रित करने वाले जितने भी भौतिक तत्व है, भौतिक तत्व बोले तो सूर्य का प्रकाश, भौतिक तत्व बोले तो, भौतिक तत्व बोले तो सूर्य का प्रकाश हो जाएगा, भौतिक तत्व में क्या शब्द हो जाएगा, सूर्य का, एक मिनट, भौतिक तत्व बोले तो इसमें क्या सब आ जाएगा, सूर्य का प्रकाश आ जाएगा, सूर्य का प्रकाश आएगा। उसके बाद नदी आएगी, झरना आएगा, ये सारा का सारा जो है इसमें आ जाएंगे। और विडाल डी लाप्लास के अनुसार हम लोग इसको इसे मतलब इसके अंतर्गत देख सकते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पेज यहां से हम ले लेते हैं। नेक्स्ट पेज, इसमें देखिए अगला जो बातें दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है मानव का प्रकृतिकरण। छोटी यहाँ पर जैसे एक कहानी दिया हुआ, इसको आप लोग पढ़ लेंगे। मानव का प्रकृतिकरण किस तरह से होता है, मानव प्रकृति में उपलब्ध चीजों को किस तरह से यूज करता है, प्रकृति में उपलब्ध चीजों को, उपलब्ध चीजों को जिस प्रकार से
जिस प्रकार से उपयोग करता है उसे मानव के प्रकृतिकरण में हम लोग समाहित कर सकते हैं। पर्यावरण के प्राप्त संसाधनों के द्वारा संभावनाओं को जन्म देते हैं। मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक भूदृश्य की रचना करता है। मानवीय क्रियाओं की छाप सर्वत्र है। उच्च मानवीय भूमियों पर स्वास्थ्य विश्रामशाला विशाल नगरीय प्रसार खेत फलोद्यान मैदानों तरंगित पहाड़ियों में चारागाहें तटों के पतन और महासागरीय तल इत्यादि जो मार्ग जो है तथा अंतरिक्ष में उपग्रह पहलू के विद्वान ने इसे संभववाद का नाम दिया। प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उनका उपयोग करता है तथा पार पर प्रकृति मानवीकरण हो जाता है तथा प्रकृति पर मानव प्रयासों का छाप पड़ जाता है। अर्थात सबसे पहले अगर हम प्रकृति का मानवीकरण के अंतर्गत देखेंगे, प्रकृति का मानवीयकरण प्रकृति का मानवीकरण। जैसे प्रकृति क्या करती है? प्रकृति हमें अवसर प्रदान करती है। प्रकृति हमें अवसर प्रदान करती है। प्रकृति हमें अवसर प्रदान करती है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे प्रकृति के मानवीय के अंतर्गत देखें तो जैसे प्रकृति ने नदी बनाया और नदी पर मानव ने क्या बना दिया? पुल बना दिया। प्रकृति ने हम लोगों को वायुमंडल दिया, अंतरिक्ष दिया। उस वायुमंडल में उस अंतरिक्ष में हम लोग उपग्रह लगा दिए। अर्थात इस तरह से हम कह सकते हैं प्रकृति का मानवीकरण असंभव है और मानव जो है प्रकृति पर जो है कुछ क्रिया करके उसमें जो है चेंज कर सकता है, उसके रूप को परिवर्तित कर सकता है। नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज जो काफी इंपोर्टेंट है इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखिए भूगोलवेता ग्रिफिथ टेलर, एक भूगोलवेता थे ग्रिफिथ टेलर, एक नई संकल्पना प्रस्तुत करता है जो दो भाग में बटा हुआ था। एक था निश्चयवाद और दूसरा था अनिश्चयवाद। एक इन दोनों के बीच एक निश्चयवाद था, निश्चयवाद और दूसरा अनिश्चयवाद। इन दोनों के बीच एक नई कड़ी रहती है जिसको हम लोग नव निश्चयवाद के रूप में जानते हैं। अब तीनों को बारीकी से देखिए। निश्चयवाद को देखिएगा आप लोग तो निश्चयवाद के अंतर्गत जैसे पहाड़ बना हुआ है, ये प्रकृति में अपने आप अवेलेबल है, लेकिन अनिश्चयवाद में इसमें क्या होगा? अनिश्चयवाद में क्या होगा? इसमें जो है हम लोग दर्रा का निर्माण करते हैं, अर्थात पहाड़ी रास्ता का निर्माण कर लेते हैं, ये अनिश्चयवाद में जाता है। नव निश्चयवाद में हम लोग प्रकृति के स्वरूप को देखते हुए मानवीय क्रियाकलाप करते हैं। इसमें मतलब निश्चयवाद और अनिश्चयवाद दोनों का गुण इसमें मिलता है। तो ये ग्रिफिथ टेलर महोदय जो है रुको और जाओ निश्चयवाद को सबसे पहले मतलब नव निश्चयवाद को ही रुको और जाओ की संकल्पना कहा जाए। रुको और जाओ की संकल्पना किसने दिया था? इसको लिख लीजिएगा, ग्रिफिथ टेलर ने। रुको और जाओ की संकल्पना ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। रुको और जाओ की संकल्पना ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। इसके बाद अब यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट बातें दी हुई है, इसको देखिए। यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में रहता है। आरंभिक उपनिवेश का युग अन्वेषण और विवरण पर आधारित था। ये बृहद लक्षण के अंतर्गत साम्राज्यवाद और व्यापारिक रुचियों में इसको जो है ज्यादातर मतलब जो इसमें जो है ज्यादातर ध्यान दिया जाता था। भूगोलवेताओं का वर्णन का महत्वपूर्ण पक्ष बना कौन? आरंभिक और उपनिवेश का युग। उत्तर उपनिवेश प्रादेशिक विश्लेषण के अंतर्गत आता है। अंतर अवधि के अंतर्गत जो क्षेत्रीय विभेदन आता है। 1950 के दशक और 60 के दशक के बीच स्थानिक संगठन। 1970 के दशक के अंतर्गत मानवतावादी अलगाववादी इत्यादि को देखने को मिलता है। और 1990 का दशक भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद आ गया। अर्थात यहाँ से क्वेश्चन देगा कि मान लीजिए ये क्वेश्चन देगा इस तरह से, भूगोल में
भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद, उत्तर आधुनिकतावाद, आधुनिकतावाद कब आया, कब आया, कब आया? मान लीजिए ऑप्शन ए रहेगा 1990 के दशक, बी 1950 के दशक, सी 1960 के दशक। इसका आंसर हो जाएगा 1990 के दशक, 1990 का दशक में हो जाएगा। नेक्स्ट पेज, अगली पेज देखिए, और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एक चैप्टर का, इस चैप्टर का करेंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मानव भूगोल का क्षेत्र, सामाजिक भूगोल के अंतर्गत क्या क्या आएगा? व्यवहारिक भूगोल आएगी, सामाजिक कल्याण का भूगोल आएगा, अवकाश का भूगोल आएगा, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल। और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जैसे समाजशास्त्र हो गया, मनोविज्ञान हो गया, कल्याण अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, महिला अध्ययन, इतिहास, महामारी विज्ञान, ये सब आ जाएगा। अगर हम नगरीय भूगोल के अंतर्गत करें तो इसका कॉलम खाली रहेगा। राजनीतिक भूगोल, निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल किसका पार्ट्स है? ये राजनीतिक भूगोल का पार्ट्स है। जनसंख्या भूगोल में जनांकिकी आ जाएगा। उसके बाद आवास भूगोल में जो है ग्रामीण नगरीय योजना नियोजन आ जाएगा। और इसके बाद जैसे इसे हम आगे बढ़ाएंगे, इसे आगे देखिएगा आप लोग, तो इसमें क्वेश्चन आंसर की शुरुआत हो जाती है, और निश्चित तौर पे आप लोग जो है इस क्वेश्चन आंसर को करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन आंसर थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं। अब आप लोग अगर इसको देखे होंगे और बनता होगा तो ये क्वेश्चन पहले से अगर किए होंगे तो बनाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। अर्थात एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका 4 विकल्प है, 4 में से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और उसका आंसर देना आप लोगों को। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? भूगोल का वर्णन कौन नहीं करता है? इसमें से भूगोल का वर्णन कौन नहीं करता है, इसी को आप लोगों को देखना है। समाकलात्मक अनुशासन, मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, द्वैतता पर आश्रित, प्रौद्योगिकी के विकास के फल से आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं है। अर्थात भूगोल का वर्णन कौन नहीं करता है? तो भूगोल के अंतर्गत समाकलात्मक अनुशासन, अर्थात पिछली जितने भी चीजें थी उस समय हम लोग परिवर्तन किए। मानव और पर्यावरण की अंतर संबंध, अब ये बताया कि ग्रिफिथ टेलर थे या फिर जो है रेडजेल थे, इन लोगों ने कहा कि पृथ्वी और मानव के बीच जो है अंतर संबंधों का अध्ययन ही भूगोल है। तो ये जो है तो ये भी इसका हो जाएगा। द्वैतता पर आधार, अर्थात भूगोल जो है एक दूसरे पर आधारित है। जैसे निश्चयवाद और अनिश्चयवाद के बीच संबंध आप लोग देखें तो ये भी हो जाएगा इसका। लेकिन क्वेश्चन है कि कौन सा नहीं है, नहीं पर ध्यान दीजिएगा। प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं है। आधुनिक समय में भूगोल का वर्चस्व काफी अधिक है और वर्तमान समय में भूगोल जो है एक अच्छे उत्कृष्ट विषय के रूप में पनपे हैं। मतलब जो है इसका वर्चस्व, इसका जो है क्रियाकलाप बहुत आगे तक गया हुआ है। आप लोगों को चाहिए कि इसका जो नॉलेज अधिक से अधिक प्राप्त करें। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। कुछ और ही ऑब्जेक्टिव 2 मिनट का है, मतलब कुछ ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बची हुई है ना, तो कुछ ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। सॉरी टू से, 1 मिनट वेट कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इसको जल्दी से झट से हम लोग कर लेते हैं, जल्दी जल्दी। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत है? यात्रियों के विवरण, प्राचीन मानचित्र, चंद्रमाओं से चट्टानी पदार्थों को नमूने, प्राचीन महाकाव्य। भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, याद रखना। अर्थात भौगोलिक, हम लोग भौगोलिक के अंतर्गत पृथ्वी को रखते हैं, तो पृथ्वी पे रहने वाले जितने भी लोग हैं इस सब के बारे में हम लोगों को सूचना कैसे मिलती है, कैसे किस तरह से हम लोगों को प्राप्त होता है? तो यात्रियों के विवरण, जैसे अगर हम अरब के यात्री इब्न बतूता की बात करें, इब्न बतूता पैर में जूता फट से चला चल, मतलब इसकी बात करें तो ये एक यात्री थे और ये अरब से
अरब से भारत आए हुए थे और भारत सहित पृथ्वी के बारे में बहुत बातें की थी। तो ये हो जाएगा। प्राचीन मानचित्र मतलब आधुनिक मानचित्र के अलावा अगर पुराने मानचित्रों को देखें, नक्शा सबको देखें, इससे भी भूगोल के बारे में पता चलता है। चंद्रमा से चट्टानी पदार्थ के नमूने अभी भी न ला के लोग ये वैज्ञानिक से वहां पर जाकर के और ये दिखाते हैं कि ये भी भूगोल के जानने का एक अच्छा तरीका है। लेकिन प्राचीन महाकाव्य में भूगोल के बारे में उतना कुछ नहीं दिया हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ये घ हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों के पर्यावरण के बीच अनोन्याय क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? अन्योन्य क्रिया अर्थात एक दूसरे से या फिर जो है सबसे महत्वपूर्ण कारक है। जैसे पृथ्वी से मानव का क्या संबंध है? इनमें सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है मानव बुद्धिमत्ता, प्रौद्योगिकी, लोगों का अनुभव या मानवीय भाईचारा। मानवीय भाईचारा से कुछ नहीं होने वाला है। उसके बाद लोगों का अनुभव तो काम करेगा किसमें? पर्यावरण के बीच अनोन्य क्रिया में, मानव बुद्धि विज्ञान। लेकिन सर्वाधिक, यहाँ पर देखिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूछा है, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो आपका प्रौद्योगिकी हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? अभी जैसे आप लोग इस कॉलम इस तरह से बना हुआ था, बोले देख लेने के लिए, यहीं से क्वेश्चन ये पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? क्षेत्रीय भिन्नता। तो ये क्षेत्रीय भिन्नता देखे थे आप लोग, मात्रात्मक क्रांति भी देखे थे, स्थानिक संगठन भी देखे थे, लेकिन इसका अन्वेषण और वर्णन नहीं होगा। तो इसका आंसर भी घ हो जाएगा। अब ये आपका क्वेश्चन है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और इसका जो आप लोगों को पीपीटी दे दिया जाएगा और आप लोगों को पीपीटी में ही समझा दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इतना लिखना संभव नहीं। आपको जो है कंप्यूटराइज जो है चैप्टर बाय चैप्टर दे दिया जाएगा सारा क्वेश्चन, और आप लोग एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पे आप लोगों में से जो भी लोग आर्ट्स के अंतर्गत भूगोल विषय रखे होंगे वो इस वीडियो को देख सकते हैं। या कॉम्पिटिटिव दृष्टि से भी भूगोल क्या होता है, जैसे आप लोगों में से कोई आईएएस, आईपीएस, बीपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस, स्टेट पीसीएस, इन सब की परीक्षा किए होंगे। आप इस भूगोल को मतलब जो मानव भूगोल को कक्षा 12 की जो मानव भूगोल है उसको जो है देख सकते हैं। और इस वीडियो में आप लोगों के जो है आप लोगों के लिए काफी कारगर होगा। तो इस वीडियो से मैं ऐसी राय विदा लेता हूं और मिलते हैं अगले वीडियो में। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो इन द लास्ट। थैंक यू।